क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा है कि पेपर पहले क्वेश्चन निकालने से पहले ज़रूरी है हम ये सेट कर लें कि एनालाइज करें। पहले आपको पेपर आपके हाथ में आए तो हमने पहले ही बताया था 10 से 15 मिनट में आप पूरे पेपर को एनालाइज कर डालिए। यार इस पेपर में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो पढ़ना है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो नहीं पढ़ना है। अब दो चीज़ पता चल गई कि पढ़ना क्या है, ये पता चल गया पढ़ना क्या है, और दूसरा पता चल गया क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है आप देखो कि पेपर में ऐसी चीज़ें कुल मिलाकर के कोई भी पेपर आप ले लो तो 30 से लेकर के, अगर बहुत स्टैंडर्ड पेपर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे जनसत्ता, द हिंदू, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, तो ये 30 से 50% ऐसे होती हैं जो आपको नहीं पढ़ना होता है, पूरा कंप्लीट छोड़ना होता है, यानी कि आधा पेपर आपने छोड़ दिया। अब आपको पढ़ना कितना है, केवल 50%। अब इस 50% में वेरिएशन होता है, इसमें से केवल 20% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पूरा पढ़ना होता है और 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप केवल हेडिंग पढ़ लो, हेडिंग पढ़ के उनसे कीवर्ड्स निकाल लो। और हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ने बैठते हैं पेपर को तो सबसे पहले एनर्जी इधर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, कहाँ खेल हुआ, कहाँ कौन किसको मार दिया, कहाँ कौन सा सरकार ने कौन सा भाषण दे दिया, किसान आंदोलन में कौन किसकी हत्या कर दिया। ठीक है ना, हम इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर यहाँ से तो पहले तो हम सबसे ज़्यादा ताकत यहाँ लगा देते हैं, ठीक, और इसमें ताकत लगा तो हमारे इंटरेस्टिंग लगता है हमें ये। फिर इसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, इस वाले पहुँचते हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पहुँच गए। इन दोनों को करते करते ही हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटा चला जाता है। फिर हम इतना बोर हो जाते हैं कि यहाँ पहुँचते, जब इस पे पहुँचते हैं तो यहाँ हमारी कुल एनर्जी मात्र कितनी लगती है, 10%, और 10% निकल के हम आगे बढ़ जाते हैं और आउटपुट कितना आता है, वही कितना, 10%। हमने इनपुट कितना दिया, इनपुट कितना दिया, हमने इनपुट दिया लगभग 3 घंटे का ना, 3 घंटे में हमने कितना इनपुट दिया, 100%, और आउटपुट कितना निकला, मात्र 15 मिनट का, और वो भी कितना, 10%। फिर आप कहते हो कि करंट बहुत टफ है, पेपर पढ़ने नहीं, पेपर से कैसे पढ़ा जाए, पेपर से न्यूज ही नहीं निकलती। आपको करना उल्टा, करंट बहुत आसान है, लेकिन ज़रूरत है कैसे पढ़ा जाए। पढ़ना कैसे है, यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट इस पे जाना है, सेकंड इस पे जाना है, और इसको तो जाना ही जाना, इसको जाना ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब आपने कहाँ लगाया, अब आपका जो इनपुट है, अब इनपुट आपका लगा 30 से 45 मिनट, कितना लगा, इतना मिनट, और आपने दिया 100%। आउटपुट कितना निकल रहा है, लगभग 95%। 5% मैं एरर मान लेता हूँ। कौन सा अच्छा है, वो या ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ 3 घंटा आप समय दे रहे हो, एनर्जी 100%, आउटपुट 10%। यहाँ क्या हो रहा है, केवल 30 से 45 मिनट, उतनी सेम एनर्जी, आउटपुट इतना निकल रहा है। तो हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आप ये मत ढूंढो कि आपको पढ़ना क्या है, आप सबसे पहले ढूंढना स्टार्ट करो कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसको ढूंढो। जैसे आप ढूंढ लें क्या नहीं पढ़ना है, आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, करंट जैसा यूपीएससी में कुछ नहीं होता है। यूपीएससी में करंट के नाम पे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का अप्लाइड पोर्शन होता है। मैं हर बच्चे को समझाता हूँ, आपको बता रहा हूँ, अप्लाइड पोर्शन होता है, और उस अप्लाइड पोर्शन का को ही हम सप्लीमेंट्री क्लास बोलते हैं। करंट अगर आया कहाँ से, करंट आया कहाँ से बताओ, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उन्हीं में जब कुछ हो जाता है तो वही न्यूज़पेपर में आ जाता है। अब नहीं हो रहा तो नहीं आ रहा। अब मान लो जब आजकल आपके पेपर में आर्ट एंड कल्चर से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अभी कुछ, जैसे मान लो पिछली बार आए थे हमारे वो चाइना के, तो कहाँ गए थे, हम्पी गए थे। तो जैसे हम्पी गए, हम्पी के मंदिर पे उन्होंने देखा, वहां कुछ बात कही, तो तुरंत आर्ट एंड कल्चर में एक न्यूज निकल के आ गई हम्पी के बारे में। अभी इस समय नहीं आ रहा कोई भी आर्ट एंड कल्चर का, क्यों? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, हिस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा तो नहीं आ रहा है। कहीं अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, वोल्केनो नहीं आ रहा है, तो जोग्राफिक न्यूज भी नहीं आ रही है। अब किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको किसान आंदोलन सुनाई पड़ रहा है। अब जैसे किसान आंदोलन आए, तुरंत आपको जो है न्यूज़पेपर में और मैगजीन में क्या आने लगा
किसान आंदोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, माओवाद क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, जर्मनी का किसान आंदोलन कैसा था, कनाडा का कैसा है, इंडिया में अब तक कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, मॉडर्न इंडिया में किसान आंदोलन कैसे हुए, किसान आंदोलन आंदोलन है, हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल को लेकर के संविधान में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। क्या इसके पहले किसान आंदोलन कहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का ही पार्ट है करंट, तो ट्रेडिशनल का जो अप्लाइड पोर्शन वही करंट है, तो आप करंट को भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की तरह पढ़िए। बस उसका सबसे आसान तरीका है कि पेपर पढ़िए। हम लोग जनसत्ता, द हिंदू और दैनिक जागरण एनालिसिस कर रहे थे, कई बार कर चुके हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो जनसत्ता है। आज तारीख है 5 दिसंबर, और आज के पेपर में जनसत्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनसत्ता में अभी कल मीटिंग हुई है, किसकी? एमपीसी की, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल की मीटिंग हुई है कल। उसमें कुछ कहा गया है, कुछ बातें की गई हैं। तो पहले तो हम इस पेपर का पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर हमारा क्या है आज का? जनसत्ता। तारीख कितनी है? 5 दिसंबर। चलिए आइए फर्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट पेज में कुल कितने न्यूज हैं, उन न्यूज में कौन सा न्यूज जीएस के किस पेपर के तहत जा रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप ना तो करंट पढ़ पाएंगे, ना उसको ट्रेडिशनल से लिंक नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको नहीं पता होगा कि कौन सा न्यूज किस पेपर में जा रहा है, तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे, तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पहला जो फर्स्ट पेज पे जो पहला न्यूज है वो है कि आरबीआई की भी मीटिंग हुई है। आरबीआई की मीटिंग हुई है, और आरबीआई की मीटिंग में जो नीतिगत दर है उसमें शशिकांत दास ने कहा कि हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट पेज पे ही देखिए लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल हुई है, मीटिंग हुई है। उसने कहा है कि जो पॉलिसी रेट है, नीतिगत दर, उसमें कोई बदलाव वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अभी आगे हम देखेंगे पॉलिसी रेट वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें देख लें कि पहली न्यूज क्या है हमारी, कि आरबीआई की एमपीसी हुई है। इस एमपीसी ने कहा है कि जो पॉलिसी रेट है उसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब पॉलिसी रेट क्या है? बिल्कुल सस्टेन है ना। उन्होंने कहा पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये न्यूज है आपकी, यही है ना, कि आरबीआई ने कहा कि हम पॉलिसी रेट में कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये कहाँ कहा? एमपीसी में कहा। तो आरबीआई किससे संबंधित है? किससे है? बोलो। बैंकिंग से। और बैंकिंग कहाँ आता है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी कहाँ है? जीएस पेपर थर्ड में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ आ रहा है, ठीक। आरबीआई आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम को देखता है, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम का है, बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में आता है, इकोनॉमी पेपर थर्ड में आता है। अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर थर्ड में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं जिनको आपको कीवर्ड्स के रूप में खोलना है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स आपके सामने इन्होंने पेश किया है, और ये न्यूज आपके पेज नंबर 1 पे भी है और पेज नंबर 8 पे भी है। तो पूरी कंप्लीट न्यूज है वो पेज नंबर फर्स्ट और 8 दोनों को मिलाकर लिखी गई है। तो मैं लिख देता हूँ पेज नंबर फर्स्ट एंड पेज नंबर 8, इन दोनों पे मिलाकर के ये न्यूज है। पहली न्यूज ये है जो पेज नंबर फर्स्ट पे भी है और पेज नंबर 8 पे भी है। अब देखिए इसमें क्या कहा है इन्होंने कि सबसे पहला इस्तेमाल किया है शब्द, देखिए अब कीवर्ड्स हमें ढूंढना ना। तो पहले तो हमने ये ढूंढ लिया कि भाई ये किस पेपर में आता है। अब दूसरा काम हमारा क्या है? कीवर्ड्स को ढूंढना कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स पे आपको मेंस में क्वेश्चन बनता है, उन्हीं कीवर्ड्स पे आपको प्री में क्वेश्चन बनता है। और जब आप कीवर्ड्स निकाल लेंगे तो उस कीवर्ड्स को आप उस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ लेंगे, और करंट पढ़ते पढ़ते ही आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी यहाँ रिविजन हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए पहला कीवर्ड तो यही है एमपीसी, पहला कीवर्ड तो ये आरबीआई। पहला कीवर्ड क्या है? आरबीआई। कि आरबीआई क्या है, ठीक है ना।
पहला कीवर्ड्स क्या आपका आरबीआई। तो आपको इसमें देखना है, क्या देखना होगा पहले कीवर्ड्स में, लिखिए आरबीआई का फंक्शनिंग से पहले आप देखो कि इसका गठन कैसे हुआ, आरबीआई है क्या, ठीक है ना, आरबीआई है क्या। फिर देखिए आरबीआई का गठन कैसे हुआ, ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुई है। फिर आरबीआई का मेन वर्क क्या है, फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई देखिए, ठीक है ना। फिर आपको देखना है आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट, ये बहुत जबरदस्त मुद्दा है, आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहले कीवर्ड्स में आपको इतनी चीजें मिली हैं कि आरबीआई है, आरबीआई है क्या वो जानना है, आरबीआई का गठन कैसे हुआ, ठीक है ना, आरबीआई का फंक्शनिंग क्या है, और आरबीआई और गवर्नमेंट। आप कई बार देखते हैं ना गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ता है आरबीआई के रूल्स में। और जब आप यहाँ पढ़ रहे होंगे तो पूरा कंप्लीट आरबीआई, आप पूरा आरबीआई के साथ बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, और आरबीआई कैसे रेगुलेट होती है, कौन सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन 35 क्या कहता है, हाल फिलहाल में कोई रेगुलेशन हुआ है कि नहीं। और एक चीज और यहाँ देखिए, पिछली बार यूपीएससी ने पूछ लिया एक बार क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना, इस समय कौन है, शशिकांत दास है इस समय, शशिकांत दास। तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने तो यही पूछ लिया था कि आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट कैसे होता है। तो आप गवर्नर के बारे में लिखिए, अभी आज हम कीवर्ड ढूंढेंगे, इस पर आप काम करेंगे, इसमें हम कल आगे चल के बताएंगे क्या होना है, ठीक है ना। पहला काम हमारा है कि हम आपको ये सिखा ले जाए कि किस पेपर में जाएगा, कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। कितनी बार समझ गए, चलिए। तो पहला कीवर्ड तो आपका ये रहा। अब दूसरे कीवर्ड्स की तरफ आते हैं हम। दूसरा कीवर्ड्स देखिए क्या है, दूसरा कीवर्ड्स है एमपीसी। अब दूसरा कीवर्ड्स क्या है, एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या, पॉलिसी काउंसिल, ठीक है ना। तो एमपीसी है आपकी जो, जिसकी मीटिंग 2 महीने पे होती है और जो डिसाइड करती है कि पॉलिसी रेट क्या होगा, और वो पॉलिसी रेट इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर के, वो पॉलिसी रेट इन्फ्लेशन को लेकर के, डिफ्लेशन को लेकर के, डिमांड और सप्लाई को लेकर के, ठीक है ना, जितने भी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, ठीक है ना। तो दूसरा कीवर्ड है एमपीसी। तो आपको सबसे पहले जानना कि एमपीसी का क्या है, एमपीसी क्या है। एमपीसी क्या है, क्या मतलब, यहाँ एमपीसी को आपको फुल फॉर्म जानना है, और फिर एमपीसी है क्या। जब आप जानेंगे एमपीसी है क्या, तो आप देखेंगे कि एमपीसी आखिर करती क्या है, फंक्शनिंग ऑफ एमपीसी क्या है, ठीक है ना, एमपीसी करती क्या है। फिर आपको समझ में आएगा कि एमपीसी पॉलिसी रेट डिफाइन करने के लिए मीटिंग की एक तरीका है। तो फिर आप देखो कि मीटिंग कब होती है, मीटिंग का शेड्यूल क्या है, मीटिंग का शेड्यूल क्या है। फिर आप देखोगे कि जो एमपीसी है, इस एमपीसी के मेंबर कौन हो सकते हैं, मेंबर, पहले तो ये है कि मेंबर कितने हो सकते हैं, अब मेंबर कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। और फिर आप देखोगे कि जो एमपीसी है, इसका जो डिसीजन है, उसका पॉलिसी जो रेट है, इस पॉलिसी रेट से और इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इंडियन इकोनॉमी, इनसे क्या रिलेशन है।
ठीक है। दूसरा कीवर्ड्स आपका ये है। ये भी हम पहले पेज की बात कर रहे हैं, पहला पेज पे जो न्यूज आई है वो है, और इसी का बाकी न्यूज कहाँ है, पेज नंबर 8 पे है। इतना समझ गए? ठीक है, चलिए कीवर्ड्स दूसरा हो जाएगा। तीसरा कीवर्ड्स देखिए इसमें क्या है। तीसरा कीवर्ड्स क्या है देखिए इसमें। दूसरा कीवर्ड्स वो रहा, तीसरा कीवर्ड्स है तीसरा कीवर्ड्स है पॉलिसी रेट। इसको हिंदी में बोलते हैं नीतिगत दर। तो सबसे पहला ये है कि पॉलिसी रेट क्या है। अब इस पॉलिसी रेट में इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ कि रेपो रेट का इस्तेमाल इन्होंने किया है। क्या किया है? रेपो रेट। तो सवाल ये उठता है कि रेपो रेट का मतलब क्या? रेपो रेट का मतलब क्या? रिपर्चेज रेट। तो रेपो रेट क्या है? ठीक है ना। तो पॉलिसी रेट में एक बात क्लियर हो गई कि क्या है। तो पॉलिसी रेट में ये की जाती है रेपो रेट, जो मेजर पॉलिसी रेट है। तो अब सवाल ये है कि रेपो रेट क्या है। ठीक है ना। फिर ये है कि ये रेपो रेट डिपेंड किस पे करता है। फिर ये आता है कि रेपो रेट किनके ऊपर लगाया जाता है, मतलब रेपो रेट को रेगुलेट कौन करता है। रेपो रेट इम्प्लीमेंट किसके ऊपर होता है। तो जाहिर सी बात है बैंकिंग सिस्टम का प्रश्न है, तो बैंक के ऊपर होगा। अब सवाल ये है किस कौन से बैंक का होगा, कॉमर्शियल बैंक के होगा ऊपर होगा कि नॉन कॉमर्शियल के ऊपर होगा। ठीक है ना। तो किसके ऊपर होगा इम्प्लीमेंटेशन, किसके ऊपर होगा, कॉमर्शियल के ऊपर होगा कि एनबीएफसी या नॉन कॉमर्शियल सहकारिता के ऊपर होगा। ठीक है ना। फिर ये है कि जो रेपो रेट है इसको डिफाइन करने का अधिकार किसके पास है, डिफाइन कौन करेगा। फिर ये है कि इस रेपो रेट को डिफाइन किया ही क्यों जाता है, डिफाइन करने के पीछे का बेस क्या है, या थीम आप कह सकते हैं क्या है। फिर आप देखोगे यहाँ इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, ये समझ गए आप। फिर आपको यहाँ देखना है, पढ़ना होगा कि रेपो रेट का सिस्टम, रेपो रेट का इंपॉर्टेंस क्या है बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है ना। फिर ये है कि रेपो रेट के द्वारा इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमी में अगर आप देखोगे डिमांड एंड सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या डिमांड एंड सप्लाई रेपो रेट को इफेक्ट करती है, क्या डिमांड एंड सप्लाई एक फैक्टर है रेपो रेट का, या रेपो रेट डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये आप देखोगे। तो जब आप रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे होगे तो यही एक कीवर्ड आप अपने तरफ से जनरेट कर लो। दूसरा कीवर्ड आपको आपके पास आएगा रिवर्स रेपो रेट। दूसरा कीवर्ड क्या आएगा, इसके साथ पढ़ लो आप, क्या? रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में भी आपको क्या पढ़ना है, जो आपको पूरा रेपो रेट में पढ़ना वही सारी चीजें आपको रिवर्स रेपो रेट में भी पढ़नी पड़ेंगी। और एक चीज यहाँ और पढ़ना पड़ेगा, क्या? कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस क्या है। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे चल के। तो तीसरा कीवर्ड ये था आपका। ठीक। अब चौथा कीवर्ड इसमें देखो क्या है। आप समझ पा रहे हैं कि न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं कि आप इंतजार करते हैं कि करंट के नाम पे कोई टीचर आएगा हमको करंट पढ़ाएगा, या करंट के नाम पे हम कोई मार्केट से मैगजीन खरीदेंगे। आप बताओ कोई भारत की मैगजीन हो जो इस तरीके से आपके ऊपर काम करे, है जो इस तरीके से आपके ऊपर काम कर सकता है। एक ही इंसान है, पता है कौन? वो खुद आप, और कोई नहीं। एक ही इंसान है जो इतना सोच सकता है अपने बारे में। तो आपको एक ही बार पढ़ के प्री और मेंस इंटरव्यू तक तैयार हम हो जाए, इसका जरूरी ये है कि आप इस तरह काम करो। अब आप सोचो आप इस तरह 1 महीना काम कर लो, अपना नोट्स बगल में रख लो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि इस मैगजीन, जो ये मैगजीन है जो हमने बनाई है, ये मैगजीन का तोड़ किसी के पास नहीं है। और इस मैगजीन को हमें दोबारा
अच्छे से पढ़ना भी नहीं, क्योंकि मैं बनाते समय अच्छे से पढ़ चुका हूँ। अब मैं अच्छे से पढ़ चुका हूँ तो मेरी चीजें तैयार हैं। अब एक बच्चा है जो महीने के लास्ट में इंतजार कर रहा है कि कोई मैगजीन आएगी, वो 15 तारीख को मैगजीन आती है, 15 से लेकर के 30 तक वो मैगजीन पढ़ता है और उसको कुछ याद नहीं होता, क्योंकि मैगजीन पढ़ने में उसका समय खत्म हो जाता है। और एक बच्चा ये है जो लगातार इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसी पॉइंट पे अगर एक बच्चा मैगजीन से पढ़े, इसी पॉइंट पे आपने पढ़ा है, तो कौन सबसे अच्छा जान रहा होगा? आप जान रहे होंगे, इसका कोई विकल्प ही नहीं। ठीक है ना? चलिए तीसरा 3 हो गया। चौथा कीवर्ड्स क्या है इसमें? देखिए चौथा कीवर्ड्स अंदर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेश द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट को 4% बरकरार रखा है, लिखा हुआ ना। और क्या क्या कह रहा है आरबीआई? आरबीआई कह रहा है कि मैं रेपो रेट को इसलिए नहीं छेड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई लेवल पे है। तो अब तीसरा चौथा कीवर्ड क्या मिल गया आपको? इन्फ्लेशन। क्या मिल गया? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई नहीं, मुद्रास्फीति। क्या मिल गया? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? मुद्रास्फीति। तो सवाल ये है कि मुद्रास्फीति क्या है? जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखिए आप क्या है। पहले देखिए इन्फ्लेशन क्या है, फिर देखिए इन्फ्लेशन के जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या है। ठीक है ना? या इन्फ्लेशन के जो इन्फ्लेशन और मार्केट देखिए, इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है। अब आपने देख लिया इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया था, तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है। इन्फ्लेशन का कारण क्या है? फिर आप देखिए कि इन्फ्लेशन का मार्केट पे क्या असर पड़ता है। मार्केट का मतलब क्या? डिमांड एंड सप्लाई से किस तरह से लिंक है कौन? इन्फ्लेशन। और फिर हमारा सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन, डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो इन्फ्लेशन के लिए एक कीवर्ड्स की तरह काम करता है। एक तो ये है कि क्या डिमांड और सप्लाई इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, या इन्फ्लेशन डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? फिर आपको देखना है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी थ्योरी क्या है। ठीक। फिर आपको देखना है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन और किसी देश की इकोनॉमी, अभी इंडिया की हम बात नहीं, इन्फ्लेशन वर्सेस इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और किसी देश की इकोनॉमी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है ना? फिर आपको देखना है इन्फ्लेशन वर्सेस, अब देखना है पॉलिसी रेट। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ ये लिखा गया ना कि इन्फ्लेशन हायर लेवल पे है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेपो रेट को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, सस्टेन कर रखे हैं। ठीक है? तो अब आपको देखना है कि इन्फ्लेशन और पॉलिसी रेट में, पॉलिसी रेट के यहाँ बगल में लिख दो आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है? इनका रिलेशन क्या है। ठीक है ना? फिर आप देखोगे कि जब इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन में आरबीआई कैसे इसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई का क्या रोल है। ठीक। तो ये चीजें आपको यहाँ कंप्लीट पूरी तरीके से देखनी है। और फिर एक चीज और देखना है कि जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट सबसे ऊपर किसके ऊपर पड़ता है, सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है ना? समाज का कौन सा वर्ग, कौन सा चीजें इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगी, वो भी देखिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना? तो जो चौथा है वो क्या है
कीवर्ड्स आपका अगला इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अगला कीवर्ड्स क्या है, इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ तो नहीं दिया, आप अपने आप से पढ़ लो क्या, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, उसमें भी ये सारी चीजें, जहाँ जहाँ इन्फ्लेशन लिखा वहाँ आप डिफ्लेशन लिख दो। मुद्रा अस्फीति होती है उसका मतलब, ठीक है ना। अब देखिए एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया, देखिए मानक ब्याज दर। तो रेपो रेट को मानक ब्याज दर कहते हैं। तो लिख लो एक क्वेश्चन और, कीवर्ड्स ये है, यही लिख लो रेपो रेट में कि आखिर रेपो रेट को मानक ब्याज दर क्यों कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मेजर इंटरेस्ट रेट इसको बोलते हैं। तो मानक ब्याज दर क्यों कहते हैं, मानक ब्याज दर क्यों कहते हैं, या मानक ब्याज दर से मतलब क्या है, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। चलिए अब इसी की न्यूज पेज नंबर 8 पे भी है, पेज नंबर 8 पे आइए, इसी को थोड़ा सा जो बचा हुआ है पेज नंबर 8 पे आइए। देखिए पेज नंबर 8 पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस समय रेपो रेट कितना आरबीआई ने किया है, जो पहले था कितना 4%, कितना 4% आज भी है रेपो रेट, पहले भी था 2 महीना पहले, इसमें कोई चेंज आरबीआई ने नहीं किया है, ठीक है ना। पेज नंबर 8 पे आइए, फिर आप उसमें देखिए दूसरा कीवर्ड्स है इन्होंने इस्तेमाल किया है, दूसरा कीवर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए पेज नंबर 8 पे पहुंच गए आप, हाँ तो पेज नंबर 8 पे देखिए दूसरा कीवर्ड्स है, बताता हूं मैं क्या है। दूसरा की जो पांचवा कीवर्ड्स है इन्होंने देखिए इस्तेमाल किया है, वो किया है, देखिए नीचे नीचे की फर्स्ट पैरा के नीचे की लाइन पढ़िए, सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि का अनुमान है इन्होंने जताया है ना। तो क्या है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि किसी देश जीडीपी से मतलब क्या है, ठीक है ना, जीडीपी है क्या, ठीक है ना, जीडीपी है क्या। फिर ये है कि जीडीपी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जीडीपी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। फिर ये है कि यहाँ ग्रॉस का मतलब क्या है, और फिर दूसरा ये है प्रोडक्शन, डोमेस्टिक में क्या शामिल होता है, क्या केवल लैंड एरिया शामिल होता है या वाटर एरिया भी शामिल होता है, वाटर एरिया में ओशियन हमारे पास है, अगर ओशियन होता है तो कहाँ तक होता है, कितने माइल्स तक होता है। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या, किसको डोमेस्टिक के तहत माना जाएगा, किस प्रोडक्शन को डोमेस्टिक के तहत माना जाएगा, आपको इसको देखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसा होता है। फिर आपको देखना है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें अगर इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो इससे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, इससे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर प्रोडक्शन हो रहा है या जीडीपी बढ़ रही है घट रही है तो इससे क्या पड़ रहा है। और दूसरा बात यह है इसमें देखिए कि आखिर जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, जीडीपी का कॉन्सेप्ट मेजर एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना, जीडीपी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। किसी, अब हमने बता दिया किसी देश की इकोनॉमी में जीडीपी का बढ़ना घटना किस प्रकार से उसको इम्पैक्ट डाल सकता है, ये आपको यहाँ पूरी चीजों को तरीके से देखना है। तो पांचवा कॉन्सेप्ट ये है, जीडीपी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी केवल इतना पढ़िए, ठीक है, अभी इतना पढ़िए, इतने में बहुत कुछ है। जो इसका जो मेजर पोर्शन है इसको इस कीवर्ड्स का वो ये है
कि डोमेस्टिक में कौन कौन हो सकता है, किसको डोमेस्टिक आप मानेंगे? ठीक है ना। अब आइए थर्ड पैरा पे आइए, देखिए एक शब्द, एक कीवर्ड्स और है, ठीक है ना। कीवर्ड्स नंबर 6 पे आइए। कीवर्ड्स नंबर 6 पे आइए, देखिए क्या लिखा है। कीवर्ड्स नंबर 6 पे सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लिखा हुआ ना, लिखा हुआ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर, इन्फ्लेशन कैसा जो सीपीआई पे बेस्ड हो। क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन कैसा जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन हो। तो सवाल ये आता है कि क्या, हमने बोला ना वहां कि इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, बोला ना। तो इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई सीपीआई पे भी मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ गया सीपीआई। तो आरबीआई, अगर जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आरबीआई ने जो एम रखा है कि 2020-21 के लिए, या जो हमारा आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट रहेगा वो कितना रहेगा, कितना रहेगा 4%। और 4% कैसे रहेगा? +-2, मतलब या तो 4 से कम 2 पे रहेगी या 4 से ज्यादा 6 पे रहेगी। लेकिन जो एक्चुअल है, जो सस्टेनेबिलिटी है, वो कितने पे रहेगी? 4। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2% घट बढ़ के साथ कितना? 4। मतलब एवरेज कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 4 कैसे होना चाहिए? +-2 के साथ, यानी कि इन्फ्लेशन 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से निकालिए जो मैं बताना चाहता हूँ कैसे पकड़ा जाता है। जब आरबीआई ये कह रही है कि इन्फ्लेशन +-2 के साथ एवरेज में 4 रहना चाहिए, तो इसका मतलब आरबीआई ये कह रही है कि इन्फ्लेशन या तो 2 हो सकता है, या तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 6, स्टैंडर्ड 4। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इन्फ्लेशन कभी 0 नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि इन्फ्लेशन 0 हो जाए तो क्या होगा। तो इन्फ्लेशन का बना रहना भी मार्केट में अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी पूछ चुकी है एक बार मेंस में। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि कहाँ तक कौन सा इन्फ्लेशन, किस रेट का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है और कौन सा इन्फ्लेशन अगर उससे ज्यादा आ जाए तो खराब माना जाता है। तो आपको प्लस पहली बात ये समझ में आ गई कि जो मेजरमेंट है इन्फ्लेशन का, आरबीआई जिस पैरामीटर पे मेजर करती है वो है सीपीआई। कौन सा है? सीपीआई, ठीक है ना। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे जो इन्फ्लेशन जारी करती है, वही आरबीआई का इन्फ्लेशन डिफाइन करने का तरीका है। और उसी बेस पे आरबीआई ने ये कहा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो +-2 के साथ कितना होगा? 4। तो +-2 के साथ 4 का मतलब है कि या तो 2, या तो 4, या तो 6। मिनिमम 2, मैक्सिमम 6 और स्टैंडर्ड 4, ठीक है। तब सवाल उठता है कि यार ये सीपीआई क्या है? क्या है सीपीआई? क्या है? ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लास्ट में क्या लिखा है? इंडेक्स। इंडेक्स किसी ना किसी पैरामीटर पे होता है, तो इसका पैरामीटर्स क्या है या इसके की पॉइंट्स क्या हैं, किस की पॉइंट्स पे ये मेजर किया जाता है। अब अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स किसी ना किसी की पॉइंट पे मेजर किया जाएगा, और इंडेक्स किसी ना किसी बेस ईयर पे किया जाएगा, पिछले साल के बेस ईयर पे या अगले साल। जैसे हम निकालते हैं ना कि मेरा प्रॉफिट जो है कल 2 रुपया था, आज 4 रुपया हो गया, तो हमने आज का प्रॉफिट किस बेस पे निकाला? कल की डेट पे। तो कल का जो डेट है यानी कि 4 तारीख हमारा बेस ईयर है, बेस डेट है। तो इसी तरह जो सीपीआई मेजर किया जाता है वो किसी ना किसी बेस ईयर पे किया जाता है कि उस ईयर पे सीपीआई इतनी थी। अगर उस ईयर से अगर सीपीआई का मेजरमेंट करें तो उस ईयर में जितनी सीपीआई थी उससे अगर ज्यादा हो रही है तो मैक्सिमम कहलाएंगे, और नीचे जा रही है तो मिनिमम कहलाएंगे। तो यहाँ आप लिखेगा कि सीपीआई का जो मेजर करने का बेस ईयर क्या है, और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है।
बेस ईयर क्या है और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आपको ये देखना है कि जो सीपीआई है उसका रिलेशन किससे देखना है, इन्फ्लेशन से देखना है। किससे देखना है, किससे देखना है, इन्फ्लेशन से देखना है। ठीक है, समझ गए। और सीपीआई कितना आरबीआई ने डिसाइड किया है, ±2 के साथ 4%। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ 2 4 6, ये है -2 +2 -2 +2। ठीक है ना, समझ गए। तो पहले पेज का जो पहली न्यूज़ थी, हम ये समझ गए कि पहले पेज की जो न्यूज़ थी वो इम्पोर्टेंट थी या नहीं। ठीक है ना, अगर इम्पोर्टेंट थी तो कितनी थी, क्या पूरा पढ़ना था। तो अब एक बात समझ में आ गई कि पूरा पढ़ना था। दूसरा ये था कि इम्पोर्टेंट था तो किस पेपर के तहत आया, तो हमने कहा इकोनॉमी के तहत आया। इकोनॉमी के तहत आया तो कहाँ चला गया, पेपर 3rd में चला गया। फिर हमने कहा चलो एक बात तो समझ में आ गया, हमने एनालाइज कर लिया कि ये न्यूज़ हमें पढ़नी है। दूसरा एनालाइज कर लिया कि पूरी पढ़नी है। तीसरा एनालाइज कर लिया कि किस पेपर में जाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक हम कीवर्ड्स नहीं ढूंढेंगे तब तक हम चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो हमने कीवर्ड्स निकाल लिए। कुल कितने कीवर्ड्स निकले, 6। तो कितने कीवर्ड्स निकले, पहला कीवर्ड्स क्या था, आरबीआई। क्या था, दूसरा कीवर्ड्स क्या था, एमपीसी। तीसरा कीवर्ड क्या था, पॉलिसी रेट। और पॉलिसी रेट में हमने क्या बोला था आपको, रेपो रेट। और हमने कहा था जब रेपो रेट पढ़ रहे हो तो रिवर्स रेपो रेट भी साथ में पढ़ लो। फिर चौथा कीवर्ड्स क्या था, क्या था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन था। और हमने कहा कि जब आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ लीजिए, डिफ्लेशन पढ़ लीजिए। ठीक। फिर पांचवा कीवर्ड्स क्या था, जीडीपी। ठीक है ना, जीडीपी जब आप पढ़ रहे हैं तो हमने कहा था जीडीपी के साथ आप एनडीपी पढ़ लेना, एनडीपी के साथ आप जीएनपी पढ़ लेना, जीएनपी के साथ आप एनएनपी पढ़ लेना, क्योंकि एक साथ कॉन्सेप्ट चलता है सारे। अगर आप एक पढ़ के छोड़ेंगे तो अगला मिस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला आपके पास, अगला कीवर्ड क्या था, सीपीआई। तो हमने कहा सीपीआई पढ़ रहे हो तो हमने नाम लिया था डब्ल्यूपीआई भी पढ़ लेना। ठीक है ना, क्या है, डब्ल्यूपीआई भी पढ़ लेना। और कैसे पढ़ना वो हमने बता दिया है। फिर यहाँ आपको लगे हाथ में कुछ कीवर्ड्स और दे देता हूँ कि एक साथ और पढ़ लेना। आप यहाँ जब पढ़ ही रहे हो तो यहाँ एसएलआर पढ़ लेना, यहाँ सीआरआर पढ़ लेना, यहाँ एमएसएफ पढ़ लेना। अगर आप इतना कर ले गए तो पता क्या किया आपने, आपने इस एक छोटी सी न्यूज़ के बेस पे पूरा आपने पढ़ लिया क्या, नहीं, पूरा बैंकिंग सिस्टम पढ़ लिया और पूरा मॉनेटरी पॉलिसी ही पढ़ लिया। और ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमी के बेस हैं, बिना इनके आप इकोनॉमी पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना। और ये दो चीज़ ऐसे हैं जहाँ से प्री में 70 से 80% क्वेश्चन बनते हैं अगर ट्रेडिशनल पोर्शन से बन रहे हैं। और ये दो चीज़ ऐसे हैं जिनको बिना पढ़े आप मेंस का क्वेश्चन नहीं लिख सकते। समझ में आया ना कि पढ़ा कैसे जाता है, न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स निकालने कहते हैं। एक छोटा सा न्यूज़पेपर है, आप देखेंगे तो लगभग इतने छोटे से निकला, पीछे इतना छोटा था, कुल मिलाकर के 50 लाइन भी इसमें नहीं होगी। लेकिन
ये 50 लाइन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आया आपके कि कैसे चीज़ों को निकालना है। मेहनत एक बार करनी है। अब अगर जिस बच्चे ने इस तरह पढ़ा होगा वो, और जो एक मैगजीन लेके आएगा महीने के लास्ट में और केवल यही लिखा रहेगा, इसके आधार पे केवल ये इसको एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देंगे, फिर उसको इतना तो पढ़ना है ना। तो आप इसको पढ़िए, आप इस बात का इंतजार मत करिए कि क्लास कब टीचर आएगा, पढ़ाएगा, क्या नहीं करेगा। आपके पास सारे स्रोत हैं, आप इसको उठा के पढ़िए, गूगल का इस्तेमाल करिए, एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसको उठाइए, क्लास 9th की बुक है उसको उठाइए, यहाँ अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप इतना कवर करते हैं तो सोचिए आप उन बच्चों से आगे हैं जो इंतजार कर रहे हैं मंथली मैगजीन का। और अगर आप इतना करके ऑलरेडी तैयार हैं तो आपने अपने जीवन का 30 से 40% काम कर लिया यूपीएससी के। अब जब इसकी क्लास चलेगी और एक क्लास टीचर आपको आएगा पढ़ाने, इकोनॉमी का टीचर जब पढ़ाने आएगा तो आप उन बच्चों से 40% आगे रहेंगे जो इकोनॉमी यहाँ क्लास में स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आपका वहाँ रिवीजन होगा और जब क्लास टेस्ट होगा तो आपका क्लास टेस्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए? तो आपको अपने लिए भी कीवर्ड्स ऐसे रोज निकालना है। आप जैसे पेपर पाइए तुरंत पहले सर्च करिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, उसको काटिए। अब जो पढ़ना है उसमें भी दो तरीके, कि किसको पूरा पढ़ना है, किसको हेडिंग रूप में पढ़ना है। जब इतना आप कर लिए, तीसरा तरीका क्या है, कीवर्ड्स निकालने का। कीवर्ड्स निकाल के फिर उस कीवर्ड्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ने हैं। ठीक है ना? तो ये करना है। चलिए अब दूसरी न्यूज पे आइए, इसी पेज के फर्स्ट पेज की दूसरी न्यूज। और इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों को काम करा रहा हूं मैं, और जिस तरीके से आपको काम के लिए हमने बोला है, अगर आप ऐसा करते रह गए तो मैं इस बात का दावा करता हूं और खुले ऑनलाइन आके दावा करता हूं कि अगर जो बच्चा मुझे ये सुन रहा है, जो बच्चा भी इस तरीके से काम करेगा, वो जब भी एग्जाम देगा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। उसको कोई नहीं रोक पाने वाला। 6 महीने की मेहनत है। 6 महीने आप इस फॉर्मेट में काम कर लिए तो 6 महीने बाद जो न्यूज है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, अभी पिछले साल ही हुआ था। पिछले साल किसान आंदोलन हुआ था जब दिल्ली में तमिलनाडु के किसान धरना दिए थे, हुआ था ना। तो उस समय भी न्यूज में किसान आंदोलन हाईलाइट हुआ था। उस समय भी वही चीजें निकल के आई थी कि इतिहास में किसान आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ है, किसान आंदोलन का जनक कौन माना जाता है, किसान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्क्सवाद क्या है, जर्मनी का किसान कैसे था, सोवियत संघ में क्या हुआ था, भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिश काल में किसानों को लेकर के क्या बात की गई थी। वो सारी बातें वहां भी उठी थी जो आज उठ रही हैं। वहां भी कहा गया कि क्या हड़ताल का अधिकार जो दिया गया वो किसानों के पास है, आज भी उठ रही हैं। और आज देखेंगे पेपर में निकला भी है कि किसानों के, जो किसान हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि ये जो आंदोलन है ये अवैध है, इसको हटवाया जाए। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें, अब जो बच्चा उस समय पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने उस समय नोट्स बना करके अपना किसान आंदोलन का काम अच्छे से किया होगा, वो आज जब किसान आंदोलन पढ़ रहा होगा और अंडरलाइन कर रहा होगा न्यूज़पेपर में, तो 2-4 इन्फॉर्मेशन को उसको नहीं मिल रहे होंगे। अब उसको केवल 2-4 मिनट ही दे करके उस 2-4 इन्फॉर्मेशन को वहां अटैच कर देना है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। चलिए अब आइए, इसी में दूसरा है, देखिए छोटा सा न्यूज है, इसी फर्स्ट पेज में ही है। फर्स्ट पेज में ये है जो बात की गई है वो कि आरबीआई ने कहा है कि जो आरटीजीएस है वो अब 24/7 होगा। ये आपकी न्यूज आई है कि जो आरबीआई है वो 24/7 होगा। ठीक है, 24/7 होगा। अब देखो ये कौन है, आरबीआई ना। फिर आरबीआई कहाँ आता है, बैंकिंग सिस्टम में आता है। और बैंकिंग सिस्टम किसका पार्ट है, इकोनॉमी का। इकोनॉमी कहाँ आता है, पेपर थर्ड में।
क्या इसके अलावा कहीं आ सकता है? ये न्यूज प्योरली पेपर थर्ड का है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आप सोचो कि ये न्यूज किसी और पेपर को अपने अंदर लिंक कर रहा है, कोई ऐसी चीज इसको लिंक कर रहा हो, देखिए लिंक कर रहा है। जब आप कह रहे हैं क्या 24/7, क्या कर रहे हैं 24/7, इसी की बात कर रहे हैं ना। तो 24/7 की बात कर रहे हैं, यानी कि आप इंटरनेट बेस्ड बैंकिंग की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? अरे बोलिए अंजलि, कर रहा है कि नहीं? और इंटरनेट बैंकिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ये साइबर सेल का मुद्दा हो गया कि नहीं? तो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? पेपर सेकंड थर्ड में ही जाएगा। कहाँ? इंटरनल सिक्योरिटी का। लेकिन अब देखो साइबर सेल की बात हो रही है, साइबर सेल को लेकर के जो इंटर बैंकिंग काउंसिल है, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंकिंग काउंसिल है, उस इंटरनेशनल बैंकिंग काउंसिल में भी आरबीआई ने कुछ बात कही है साइबर सेल के खिलाफ, साइबर सिक्योरिटी के लेकर के। तो ये कहाँ का मुद्दा आ जाएगा? आईआर का है। और आईआर कहाँ चला जाएगा? पेपर सेकंड में चला जाएगा। तो मेनली तो पूरी की पूरी न्यूज पेपर थर्ड में है, लेकिन अगर हम लिंक करना चाहें तो साइबर सिक्योरिटी का मामला इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी जाएगा और ये आईआर का विषय बन जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताएं, बिटकॉइंस, आभासी मुद्रा है ना, तो ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो न्यूज है पेपर थर्ड की है, और अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें आगे तो कहाँ चला जाएगा? पेपर सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, और वैसे भी पेपर सेकंड में जाएगा। कैसे जाएगा? आपका पैसा कोई निकाल लिया तो आप कहाँ जाएंगे? बैंकिंग लोकपाल में जाएंगे। और लोकपाल किसका विषय है? पॉलिटी का। अब बैंकिंग लोकपाल अच्छे से काम ना करे तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें पता चल गया कि भाई पेपर थर्ड का है, इंटरनेट बैंकिंग का सेगमेंट है, साइबर सेल, साइबर सिक्योरिटी का प्रश्न है, पेपर थर्ड, और पेपर आईबीसी पेपर सेकंड में चला जाएगा। अब इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब हमें क्या यहाँ क्या ढूंढना है? कीवर्ड्स ढूंढने हैं। तो कीवर्ड अब देखिए रिपीट कैसे हो रहा है। अब आइए कीवर्ड्स में, आप देखिए पहला कीवर्ड्स क्या है? पहला कीवर्ड्स क्या है? आरबीआई। इसको हम पहले पढ़ चुके ना। तो देखो कैसे काम आपका घटता जाएगा। पढ़ चुके? ठीक है, अब आ जाओ। दूसरा कीवर्ड्स क्या है? आरटीजीएस। अब सवाल ये है कि आरटीजीएस क्या है? को समझ नहीं रहे हो? आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑन डिमांड आप पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला कीवर्ड क्या है? आरबीआई, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा कीवर्ड था आरटीजीएस, ठीक है ना। तो आरटीजीएस क्या है? तो एक फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है एक दूसरे के पास, ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के बेस पर। अब सवाल ये है कि एक तरीका और है पैसा ट्रांसफर करने का, वो है एनईएफटी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अभी हम आगे बताएंगे कि आरटीजीएस और इनमें क्या, एनईएफटी में क्या है। फिर आगे हम जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। और यहाँ देखो शब्द क्या लिखा है, इधर आपने पैसा ट्रांसफर किया, उधर पैसा पहुंच गया। रियल टाइम, वास्तविक समय, जो वहां दिखा गया उतने समय में वो पैसा पहुंच जाएगा। अगर वहां लिखा है 20 दिन तो 20 दिन पहुंचेगा, उससे पहले भी पहुंच सकता है, उसके बाद नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। सवाल ये आता है, अब क्वेश्चन यहाँ उठता है, क्योंकि आपको आरटीजीएस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ नहीं, अब आरटीजीएस जाकर उठा पढ़ने लगो, नोट्स बना लो, आरटीजीएस बना के लाया हूँ मैं, क्या करना मुझे भाई। लेकिन जानना जरूरी है कि अब सवाल ये है कि जब आरबीआई ये कह रहा है कि आरटीजीएस अभी, आरटीजीएस अब आगे से 24/7 हो जाएगा,
तो इसका मतलब यह है कि अभी आरटीजीएस 24/7 नहीं है। तो यहाँ फैक्ट ये आता है, आपको फैक्ट ढूंढना है कि अभी आरटीजीएस का ड्यूरेशन क्या है। और ये ड्यूरेशन क्या है वो इसी में लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है। अब इसमें आइए आप पेपर नंबर, पेज नंबर 8 पे आइए, आइए पेज नंबर 8 पे। देखिए पेज नंबर 8 पे लिखा गया है कि अभी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आरटीजीएस, देखिए फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रणाली हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ करके। मतलब क्या, अभी ड्यूरेशन क्या है कि सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को नहीं होता है, इनको छोड़ करके बाकी वीक में हर दिन होता है, ठीक है ना, बाकी वीक में हर दिन होता है। तो पहली बात तो होगा कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़ दीजिए, बाकी हर दिन होता है। फिर यहाँ लिखा हुआ क्या, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। तो क्या है, 7 से 7 AM टू 6 PM, और यही है रियल टाइम। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि अभी आरटीजीएस आप कर सकते हैं सुबह 7 से शाम 6 तक, पहला बाउंडेशन तो ये है। दूसरा बाउंडेशन ये है कि आप सेकंड और फोर्थ सैटरडे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेकंड और फोर्थ सैटरडे बैंक बंद रहता है। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने लिखा हुआ है कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, तो सवाल यहाँ उठता है कि आरटीजीएस को अगर हम 24/7 कर देंगे तो उससे होगा क्या, होगा क्या? तो आरटीजीएस अगर आप 24/7 कर दोगे तो आपको ये विकल्प मिल गया है कि आप 24/7 पैसा कहीं भी आप ट्रांसफर कर पाओगे। और अगर आप कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर पाओगे तो पेमेंट का जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगी, और जब पेमेंट की इफिशियंसी बढ़ेगी तो इकोनॉमी की भी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कि आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। पैसा ट्रांसफर ना होने से या तो उसका इलाज नहीं हो पाता, इलाज ना होने से हो सकता है वो मर जाए, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है आप नहीं कर पा रहे हो, आरटीजीएस नहीं हो पा रहा है, आरटीजीएस का आपको वेट करना पड़ा, उतने में कुछ गड़बड़ हो गया। तो आरटीजीएस अगर 24/7 होगा तो एक तो ये होगा कि जो पेमेंट मोड है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन एक के साथ साथ एक चीज और वो खतरा बढ़ेगा, वो है साइबर सिक्योरिटी का। तो आरबीआई ने भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर, अभी इसी में आगे पढ़ेंगे हम इसी न्यूज़पेपर में, कि आरबीआई ने एचडीएफसी के ऊपर क्या किया है, दंड लगाया है। और एचडीएफसी से कहा है कि अब आप ना तो क्रेडिट कार्ड जारी करोगे और ना तो इंटरनेट बैंकिंग का विस्तार करोगे। कब तक? जब तक कि जितने लोगों को आपने इंटरनेट बैंकिंग दिया है उतने लोगों तक के इंटरनेट बैंकिंग की जो पावर, आपकी जो कैपेसिटी है, उसको आप अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि आरबीआई ये कह रही है कि साइबर सिक्योरिटी का मामला है, और इंटरनेट बैंकिंग हमने इसलिए लागू किया है कि लोगों को आसानी हो काम करने में। और भारत का इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने वाला और सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक अगर कोई है तो एचडीएफसी बैंक, सबसे अधिक ग्राहक उसी के हैं। तो ग्राहक उसके पास सबसे अधिक है, लेकिन उन ग्राहकों तक इंटरनेट बैंकिंग सेवा को पहुंच वो सुनिश्चित अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो इंटरनेट बैंकिंग लेने के बाद भी ग्राहकों को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ रहा है, पेंडिंग जा रहा है उनका पेमेंट। तो तो ये आरबीआई ये कह रही है कि ये गलत है, ये बैंकिंग एथिक्स के खिलाफ है। अगर किसी कस्टमर ने हमारा इंटरनेट बैंकिंग इस बात पे लिया है कि हम सबसे अच्छा इंटरनेट बैंकिंग काम कर रहे हैं, तो वो अपने समय को बचाने को लेकर के किया है। तो क्या फायदा अगर वो आपका इंटरनेट बैंकिंग लेकर के पेंडिंग के लिए हफ्ते हफ्ते भर वेट करे। तो एचडीएफसी के ऊपर उसने ले लिया एक्शन, अब एसबीआई के ऊपर भी एक्शन लेने की बात चल रही है। ठीक है ना, तो एक तो ये हो जाएगा, समझ गए ना आप आरटीजीएस। ठीक है, तो आरटीजीएस में हमें बस इतना पढ़ना। तो ये भी अभी हमने क्या बोला था शुरुआत में
कि हमें ये भी पता करना है कि किसको पूरा पढ़ना है किसको कम, तो इसको यहीं तक पढ़ना है बस, इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ क्या पढ़ना है कि अगर आपको आ जाए कि बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या इनोवेशन हुआ है, तो इनोवेशन में आप इसको डाल दोगे कि आरटीजीएस आया, आरटीजीएस अब 24/7 होने जा रहा है, ये भी बैंकिंग सिस्टम में एक बेहतर पॉजिटिव पॉइंट है। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, इतना आपको करना है। अब देखिए इसी में आइए फर्स्ट पेज पे देखिए की लिखी है, नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आइए। दूसरा कीवर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है, दूसरा कीवर्ड ये हो गया। तीसरा कीवर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है NEFT। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, देखो वहां पर लिखा हुआ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो एनईएफटी क्या है, वहां लिखा हुआ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या होता है, कैसे, हाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है जो आप एनईएफटी करते हो, एनईएफटी आप यूपीआई या तो कार्ड से करते हो, तो यूपीआई। अब तीसरा कीवर्ड, अगला कीवर्ड देख लो, यूपीआई। यूपीआई क्या है, हाँ क्या है, ये कैसे काम करती है, रेगुलेट कैसे होती है, क्योंकि अगर इसको जानोगे तभी एक सरकार का ऐप आया है ना, क्या भीम, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, भीम के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। हाँ, तो यूपीआई और भीम का रिलेशन आपको दिखाना होगा, ठीक है ना। और यहाँ कहा गया है कि क्या, देखिए और क्या कहा गया है कि अच्छा जब आप ट्रांसफर करते हो एनईएफटी और आरटीजीएस, तो ट्रांसफर कहाँ कहाँ करते हो, बैंक के थ्रू आप किसी और को पैसा देते हो, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल के इनके अकाउंट में डालता है, तो बैंक तो फ्री में काम करेगा नहीं, बैंक इस ट्रांजेक्शन का चार्ज लेगा, तो पहले लेता था। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग को आसान बनाने के लिए और लोगों को इस पर विश्वास जताने के लिए आरबीआई ने नियम बना दिया है कि अब ट्रांजेक्शन पर शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज आपसे वो नहीं लेता है, आप इधर पैसा उधर ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन उसने कुछ वेरिएशन कर दिया, उसने क्या कहा कि अगर आप यूपीआई या कार्डलेस, कार्डलेस पेमेंट होता है ना, अगर आप यूपीआई और कार्डलेस पेमेंट करते हो, तो एक दिन में आपका जो पेमेंट का मैक्सिमम लिमिट है कितनी है, 2000 रुपये एक बार में यूपीआई से अगर ट्रांजेक्शन करते हो। तो आपको इंटरनेट बैंकिंग तो दे दी गई है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग आपके लिए अगर गवर्नमेंट ये कई बार मैं देखता हूँ कि जब ये लोग करते हैं 2000 से ज्यादा, तो आरबीआई के ऊपर क्लेम करते हैं, जबकि आरबीआई ने कितने रूल बनाए हैं आपके लिए काम किया गया था, क्योंकि आप कार्डलेस पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए वहाँ लिमिट है कि अगर आपका कोई एनईएफटी, आपका कोई यूपीआई इस्तेमाल भी कर रहा है और कार्डलेस पेमेंट आप कर भी रहे हैं, तो कोई भी इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना कर पाए, अगर आपका नुकसान भी होता है तो इससे ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। फिर आरबीआई कहती है कि अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप यहाँ हो, क्या करती है कि आप एनईएफटी करो, तो एनईएफटी कितने लाख तक, 2 लाख रुपए तक आप करो, 2 लाख रुपए तक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए तक आप एनईएफटी कर सकते हो। तो आपके पास ट्रांजेक्शन करने के तरीके कौन कौन से हैं, यूपीआई है, कार्डलेस है, एनईएफटी है और आरटीजीएस है। तो सवाल उठता है कि आरटीजीएस एनईएफटी में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस केवल अमाउंट का है, आरटीजीएस एनईएफटी 2 लाख तक है, आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर तक का है। तो अब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर है तो जाहिर सी बात है ये किसके लिए होगा, जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, तो व्यापार करने के लिए कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आरटीजीएस 24/7 होगा तो सबसे अधिक फायदा किसके पास होगा, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा, प्रोडक्शन सेक्टर को होगा,
हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उनको होगा, जो ट्रेड हमारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनको होगा, तो उसका फायदा इकोनॉमी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मान लो एग्जाम्पल कि हमें कोई पैसा ट्रांसफर करना है यहाँ से लेकर के, और अचानक रात में कोई माल मंगा रहे हैं, हमें पैसा ट्रांसफर करना है कहीं बांग्लादेश में या कहीं भी करना हो, हम रात में RTGS कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारा माल फंस गया, लेकिन हम RTGS किए, हमारा पैसा ट्रांसफर हुआ, हमारा माल सुबह तक हमारे पास, हमारी दुकान खुल गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जब इस पर हम आगे बात करेंगे, इसकी क्लास चलेगी तो आपको पूरा इसको समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि देखिए अब कोई RTGS आपको नहीं देना पड़ेगा, और NEFT 2 लाख तक, RTGS 2 लाख से ऊपर, और UPI और कार्डलेस पे आपको 2000 रुपये तक। आप इतने बार समझ गए। एक कीवर्ड्स यहाँ और इस्तेमाल किया गया है, जो कीवर्ड्स नंबर 5 है, देखिए लिखा हुआ है CFL, इन्होंने इसको लिखा है वित्तीय साक्षरता केंद्र। वित्तीय साक्षरता केंद्र। अब आप देखो, इसको नहीं पढ़ना आपको, मतलब इसको जान लेना है कि RBI ऐसा नहीं है कि उसने केवल रूल बना दिया अभी क्लेम जैसे आपको लिखने का आएगा ना, जो क्रिटिकल एनालिसिस, तो RTGS है, NEFT है, तो सवाल लोग ये कहेंगे कि गांव का आदमी तो RTGS जान ही नहीं रहा है, NEFT जान ही नहीं रहा है, UPI जानता ही नहीं है। फिर यही प्रॉब्लम उठेगी कि 24x7 आप तो दे रहे हो, ये गाँव का आदमी ये नहीं जान रहा, वो नहीं जान रहा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा ना होने के कारण, और उनके पास इसका ज्ञान नहीं होता है, इस आधार पे जो जिनको ज्ञान है, जो थोड़ा मोड़ा गांव में समझदार लोग, वो उनका फायदा उठाते हैं और उनके फंड को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो RBI ने कहा कि मैं ये तो चला तो रही हूँ, मैं ये वित्तीय साक्षरता केंद्र के तहत हम ऐसे सेंटर्स बना रहे हैं जहां लोगों को डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल इंडिया से कैसे कनेक्ट होना है, इसको लेकर के हम उनको स्किल्ड बना रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। इसको लेकर के दूरदर्शन का भी इस्तेमाल गवर्नमेंट कर रही है, दूरदर्शन पे भी आपको दिया जाता है, रेडियो पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, समझ गए। तो सेकंड पेज में इतनी न्यूज, आप फर्स्ट पेज का जो दूसरी न्यूज थी उसमें कितने कीवर्ड्स आपके पास आ गए। तो आप समझ पाए कि नहीं कि फर्स्ट पेज में ही एक न्यूज थी जिसको आपको पूरा पढ़ना था, और फर्स्ट पेज में ही ये दूसरी न्यूज है जिसमें आपको केवल कीवर्ड्स निकाल करके फैक्ट कलेक्ट कर लेना है और थोड़ी सी चीजों को समझ लेना है। चलिए, तो दूसरा ये रहा। तो सेकंड जो न्यूज रही उसमें कितने कीवर्ड्स रहे, कितने कीवर्ड्स रहे, कौन कौन से। पहला RBI, जिसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा RTGS। तीसरा NEFT। चौथा, पांचवा CFL। इतना आपके पास कीवर्ड्स रहे हैं, ठीक। इतना कीवर्ड्स आपके पास हैं। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हम और बता दें जो आप पढ़ना चाहोगे। आप बस कुछ नहीं, दो और पढ़ लेना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। और यही एक चीज और पढ़ लेना जो आजकल ये है, आधार। ठीक, तो कितने कीवर्ड्स आपके पास हो गए, 8। RBI, RTGS, NEFT, UPI, CFL, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और आधार, इतने चीज हो गए। तो आपके फर्स्ट पेपर के छोटे से न्यूज में इतने चीजें आपके सामने हमने रखा। चलिए भाई,
फर्स्ट पेज के ही न्यूज़ नंबर 3 पे आइए। देखो, जो फर्स्ट पेज पे न्यूज़ है उसमें एक शब्द है राजो आना है, राजो आना, इनको फांसी होनी है और इनकी फांसी का जो बिल है वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाना है, प्रेसिडेंट के पास जाना है, लेकिन वो बिल अभी प्रेसिडेंट के पास पहुंच नहीं पाया है। इस मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जवाब मांगा है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये न्यूज़ है। राजवाना है, राजवाना को फांसी होनी है, फांसी का बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाना है, प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, वो अभी तक चले जाना चाहिए, नहीं जा पाया। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं गया। अब राजवाना के बाद अभी हमें इससे नहीं मतलब है कि राजवाना को फांसी हो ना हो, हम उसको नहीं जाना, बस थोड़ा जान लें राजवाना कौन थे। भाई इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, उन्होंने उनकी हत्या इन्होंने की थी। तब क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ से कीवर्ड से, तो पहला तो ये है कि हमें ये ढूंढ लेना कि किस पेपर में जाएगा। कोई बता सकता किस पेपर में जाएगा? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखो, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल, ये कहाँ चले गए? तो ये पेपर कहाँ चले गए? पेपर सेकंड में चले गए। फांसी, फांसी कहाँ है? इथिक्स का विषय है, पेपर 4। और फांसी समाज का विषय है, पेपर फर्स्ट। तो कहाँ आ गया? मेनली कहाँ है? ये पेपर सेकंड का विषय है, लेकिन फांसी इथिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो फांसी बहुत सारी डिबेट भी होती है कि क्या फांसी विकल्प है, फिर तो वही हो गया कि उसने उसकी हत्या की, हमने आपकी हत्या करी। तो ये पेपर 4 में है, ठीक है ना। फिर पेपर फर्स्ट में भी जाएगा, ठीक। और फांसी का मुद्दा है, फांसी का मुद्दा मानवाधिकार का विषय है। किसका विषय है? देखो, हम पूरे न्यूज़ को मैं तोड़ रहा हूँ, पूरी न्यूज़ तो केवल सेकंड पेपर में, ध्यान रखना। पूरी न्यूज़ की अगर बात करें सेकंड पेपर में, लेकिन हम इसको तोड़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़ेंगे? फांसी किसका विषय है? ह्यूमन राइट्स का विषय है। और ह्यूमन राइट्स कहाँ है आपके? पॉलिटी में है कि नहीं? तो पॉलिटी में है तो हमने कह दिया पेपर सेकंड का है, लेकिन एक ह्यूमन राइट कमीशन भी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना। इंडिया उसका पार्टिसिपेशन भी इंडिया का उसमें है, तो ये आईआर का विषय हो जाएगा। तो ये भी कहाँ जाएगा? पेपर सेकंड में जाएगा। जाएगा तो पेपर सेकंड में ही, लेकिन हमें ये देखना है कि कहाँ जा रहा है। आईआर में भी ये चला जा रहा है, ठीक है। समझ गए? चलो, अब हमें इसमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं। देखियो, इसमें भी बहुत कुछ नहीं है। इसमें क्या है कीवर्ड्स? तो देखो, पहला तो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पहला कीवर्ड्स है फांसी। अब कहोगे फांसी से कैसा कीवर्ड्स है? फांसी कीवर्ड्स कब से बनने लगा? तो हम कहेंगे फांसी कीवर्ड्स है कैसे? फांसी वर्सेस आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। बहुत क्रिटिकल और डिबेट का मुद्दा है ये, फांसी और जीवन का अधिकार, ठीक है ना। तैयार रहो इस पर डिबेट करने के लिए। 5 में से कितने बचे? 4।
तो लगता था 2 ही बचेंगे आज। पहला कीवर्ड ये है, इसमें से ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, फांसी वर्सेस ह्यूमन राइट्स। तीसरा, फांसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ है कि नहीं इस पे। फांसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, और बाकी छोड़ दो। पहला कीवर्ड तो ये हो गया। ठीक, दूसरा कीवर्ड आओ, आगे बढ़ो, अभी यहीं दूंगा। क्या है? बिल। फांसी का बिल नहीं, बिल। तो बिल को लेकर के, बिल क्या होते हैं? तो फिर यहाँ देखोगे, बिल वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बिल एंड ओथ। तो यहाँ आप देखोगे कि बिल को लेकर के भारतीय संविधान में क्या कहा गया है। फिर आप देखोगे कि बिल बनाए कैसे जाते हैं, बिल बनते कैसे हैं, बिल कितने प्रकार के होते हैं। बिल्स मतलब प्रस्ताव। एक साधारण बिल होता है, ठीक है ना, एक धन बिल बिल होता है, मनी बिल है एक ना, एक मनी बिल है, एक जनरल बिल है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा नहीं पेश किए जाते, प्राइवेट बिल होते हैं, ठीक है ना। तो बिल आपको पढ़ना कि बिल्स क्या क्या होते हैं। तीसरे कीवर्ड्स पे आओ। तीसरा कीवर्ड तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। प्रेसिडेंट को पढ़ जाओ। कहाँ पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को पढ़ जाओ, बस यही कीवर्ड है इसका। पूरा प्रेसिडेंट पढ़ जाओ, तो लगे हाथ आपका बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ कवर हो जाएगा। बहुत बड़ा सेगमेंट है प्रेसिडेंट, सब पढ़ जाओ प्रेसिडेंट में। और चौथा कीवर्ड से देखो, तीसरा चौथा कीवर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट पढ़ जाओ। चौथा कीवर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट पढ़ जाओ। पांचवा कीवर्ड क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ जाओ, केंद्र सरकार, ठीक है ना। अब छठा कीवर्ड क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस, ये छोड़ दो इसको, ये बहुत बड़ा मुद्दा चला जाएगा, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो एक कीवर्ड्स और यहाँ है, एक फैक्ट है, कीवर्ड्स नहीं फैक्ट है, ये जान लो। फैक्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट के पास किसी का फांसी का बिल है, उसको माफी के लिए भेजने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट में से कौन सी ऐसी बॉडी है जो इस बिल्स के लिए जिम्मेदार है भेजने के लिए? अगर आपने इस न्यूज को पढ़ा होगा, इसमें लिखा भी हुआ है। क्या प्रधानमंत्री भेजेगा? क्या वित्त मंत्रालय भेजेगा? रेलवे मंत्रालय भेजेगा? गृह मंत्रालय भेजेगा, होम मिनिस्ट्री। क्योंकि होम मिनिस्ट्री का मतलब क्या, ये उसके घर का विषय है। मेरे घर में किसी ने अपराध किया है तो इस घर से कुछ भी भेजना होगा तो उसका अधिकार किसको है? मुझे। अगर इंडिया में कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो आपको प्रेसिडेंट की साइन चाहिए। और
जितने भी काम वर्ल्ड में होते हैं, इंडिया से बाहर किसी भी देश के साथ जितने भी आप बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री के साइन पे नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पे नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लेटर हेड पे होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, और किसी को नहीं माना जाता। समझ गया ना आप? तो जो इंडियन जो प्रेसिडेंट है, अगर भारत को अमेरिका से कोई रिलेशन बनाना है, अमेरिका से कोई बात करना है, तो अमेरिका अगर जो प्रस्ताव जाए, जो बिल्स जाए, जो लेटर जाए, उस पर पीएम साइन करके दे दें तो कहेगा ना, प्रेसिडेंशियल पावर है, प्रेसिडेंट का साइन कहाँ है। और दूसरा सबसे बड़ी पावर क्या है कि वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। कौन सा पावर? जेबी वीटो पावर, जेब में रख लेगा, पढ़ा रहने दो, सुनने नहीं, ठीक है ना। तो पावर भले पीएम के पास है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पावर कहाँ से रेगुलेट हो रही है? प्रेसिडेंट से। कानून वहीं से बनना है, ठीक है। तो कौन देगा? होम मिनिस्ट्री। तो फैक्ट यहाँ ये है कि होम मिनिस्ट्री भेजेगी, क्योंकि ये उसका घर है। भारत के घर का मालिक कौन है? ये होम मिनिस्ट्री। तो इसके होम मिनिस्ट्री में अगर कुछ होना है, इस व्यक्ति ने गड़बड़ किया है, तो इस व्यक्ति को यहाँ भेजा गया, यहाँ इसने सजा दे दिया, ये माफी के लिए गया, तो जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास, भाई मैंने आपके घर में प्रॉब्लम किया है, आप कुछ करो, आप माफी दो हमें, ठीक है ना। तो कहाँ जाएगा? होम मिनिस्ट्री में जाएगा। और यहाँ एक कीवर्ड और इस्तेमाल किया गया, उसको यहीं पढ़ लेना, आर्टिकल 70। तो देख रहे हैं, ये एक छोटी सी न्यूज है, इस छोटी सी न्यूज ने कितना बड़ा सेगमेंट आपको पढ़ने के लिए दे दिया। अब आप इसको अगर एक दिन में पढ़ जाएंगे, सोचिए आप कितने आगे चल रहे हैं बाकी बच्चों से, कितना तगड़े से आगे चल रहे हैं। अब चूंकि ये मामला आर्टिकल 72 का है, तो प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन प्रेसिडेंट पढ़ते समय इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। और एक चीज और क्वेश्चन बनता है यहाँ, आप बना सकते हो कि अगर होम मिनिस्ट्री ने लेट किया, होम मिनिस्ट्री ने लेट कर दिया, तो बिल क्या हो गया? पेंडिंग हो गया। बिल पेंडिंग हो गया, तो जो एक्यूज्ड है, जो व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं उसको जीवन में क्या होने वाला है। अब अगर उसको फांसी होनी है, तो मान लो, अभी एग्जाम्पल मान लो 5 दिसंबर को बिल गया, अब मान लो इसको फांसी देनी है, तो कोर्ट ने 11 दिसंबर की डेट रखा, तो आप फांसी दे के खत्म करो। और मान लो अगर फांसी ये अभी नहीं देनी है, या मान लो उसकी फांसी माफ हो सकती है, लेकिन आप पेंडिंग रखे हो 5 दिसंबर 2020 को देना था, आपने नहीं दिया, आपने कहा दिया 5 दिसंबर 2021 में, और 2021 में जब आप बिल दिए, तो राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है यार, इसको माफ कर दो, तो 1 साल तो उसका गया। और कई बार आप देखते हो कोर्ट में कि व्यक्ति साल साल 10-10 साल बंद है, और जब केस ओपन होता है, तो पता चलता है कि जिस केस के लिए वो बंद किया गया था, वो तो उसने किया ही नहीं, वो तो निर्दोष है। तो ये सवाल एक एथिक्स का विषय है जो आपके पास बनेगा कि ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए। फिर उसका तो चला गया भाई, उसका उतने समय का लाइफ चली गई, उसकी इकोनॉमी चली गई, उसका परिवार बिखर गया, उसकी मानसिक स्थिति चली गई, समाज में उसका मान मर्यादा प्रतिष्ठा चली गई। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? वो तो 10 साल पीछे चला गया ना। और कौन उसको अब नौकरी देगा? ठीक है, तो इतना समझ गए। तो फर्स्ट पेज पे आपकी ये न्यूज़ थी। तो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ थी, उसमें कितने कीवर्ड्स थे आपके? कितने थे? कितने कीवर्ड्स हैं बताओ? पहले कीवर्ड्स हैं, नहीं इस वाले में पहले कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? फांसी। दूसरा कीवर्ड्स क्या है? तीसरा कीवर्ड्स? चौथा कीवर्ड्स? पांचवा कीवर्ड्स? छठा कीवर्ड्स? हाँ, वो तो इसी में चला जाएगा आर्टिकल 72। यहाँ जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, तो हाई कोर्ट भी पढ़ लेना लगे हाथ।
ठीक। और जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो गवर्नर पढ़ लेना। वो आरबीआई का गवर्नर है, यह राज्यपाल है। ठीक है, चलो फर्स्ट पेज पे ही एक न्यूज और है। फर्स्ट पेज पे एक न्यूज और है, इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेज की कौन सी न्यूज है? तीसरी है, चौथी न्यूज है। चलो फोर्थ न्यूज है, क्या है इसमें? इन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन, इन्होंने कहा धर्म परिवर्तन पे एक अध्यादेश को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बोलो। अध्यादेश पास हुआ है, और इस पे लेकर के मतलब एक कुछ है कि धर्म परिवर्तन को एक अध्यादेश पास हुआ, उसको लेकर के मऊ में 140 लोग गिरफ्तार, 14 लोग गिरफ्तार किए गए। हाँ ऑर्डिनेंस। तो ये आपका क्या है? आर्टिकल से। और ये कहाँ हुआ है? यूपी में। तो देखो ये किस पेपर का विषय है? किस पेपर का है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कहाँ पास होता है? अध्यादेश कहाँ पास होता है? संसद में। तो पार्लियामेंट का पार्ट है। और पार्लियामेंट कहाँ है? पार्लियामेंट कहाँ है? और ये कहाँ है? और पॉलिटी कहाँ है? तो पहली बात तो ये हो गई कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल कहाँ चला गया? पेपर सेकंड में। यहाँ भी देखो धर्म परिवर्तन, धर्म की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 23 से 25 तक में की गई है, हैं? और ये कहाँ है? फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट कहाँ है? यहाँ है। और ये कहाँ है? और ये कहाँ है? पेपर सेकंड में। फिर आओ, धर्म परिवर्तन किसका विषय है? सोशल का। सोशल कहाँ है? फिर आ जाओ, धर्म परिवर्तन मतलब इसको अगर हम ऐसे जोड़ें, एक लाइन में कहें, धर्म और संविधान कह सकते हैं। तो धर्म और संविधान ये ऐसे का पॉइंट है। और धर्म अपने आप में किसका विषय है? एथिक्स का। और एथिक्स कहाँ है? ठीक है ना, समझ गए? अब आ जाओ इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला कीवर्ड से धर्म परिवर्तन क्या है? अब कहोगे इसमें कौन सा कीवर्ड है, ये कैसे पढ़ना है? तो पढ़ना ये है, कहाँ? यहाँ पढ़ना है कि यहाँ धर्म को लेकर के कौन सी बात की गई है। आप देखेंगे तो आपको धर्म की बात मिल जाएगी फंडामेंटल राइट में।
ठीक है ना। तो आपको ये धर्म परिवर्तन का में क्या पढ़ना है, धर्म वाला पोर्शन पढ़ना है कि धर्म धर्म के एंगल से, धार्मिक एंगल से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बात कहाँ कहाँ की गई है। अब यहाँ धर्म परिवर्तन में पढ़ने लगना है, हमें धर्म परिवर्तन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 23, 24, 25, 26 जो भी पढ़ना है आर्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल राइट वाला, वो हाँ पढ़ लेना कि भाई ये है, ठीक है। फिर दूसरा, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, अध्यादेश। अध्यादेश पढ़ना है कि क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। क्यों लाया जाता है, इम्पैक्ट इसका क्या है, कोई आर्टिकल इस पे है कि नहीं संविधान में। और अध्यादेश को लेकर के, अध्यादेश वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अध्यादेश और प्रेसिडेंट, अध्यादेश और प्रेसिडेंट, अध्यादेश और पार्लियामेंट, ठीक। बस इसमें आपको यही 2 कीवर्ड्स पढ़ने हैं, बाकी नहीं, जबरदस्ती नहीं खोलना है, 2 कीवर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पेपर में आपके पास कोई 4 न्यूज़ थी, एक और है उसको नहीं पढ़ना, उस आईआर का विषय, मतलब उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब ने कुछ बोला है किसान आंदोलन पे, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो कितने आपके फर्स्ट पेपर में न्यूज रहे, कौन कौन से, पहला कौन सा रहा, आरबीआई पॉलिसी रेट, दूसरा कौन सा रहा, आरबीआई का आरटीजीएस रूल, तीसरा कौन सा रहा, राजवाना फांसी का आर्टिकल, और चौथा कौन सा रहा, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। ये 4 न्यूज आपके रहे। अब आप समझ रहे हैं आपको कितना पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। और ये भी समझ रहे हैं कितना आसान है करंट को पढ़ना। करंट के नाम का डर जो यूपीएससी में है वो बहुत ही निगेटिव डर है। करंट के नाम का डर यूपीएससी में है ही नहीं, करंट यूपीएससी में है ही नहीं। सवाल तो ये है कि करंट यूपीएससी में है कि नहीं। तो करंट के नाम पे जो एक टीचर अपना टाई बेल्ट लगा घूमता है ना, उससे तो पहले दूर भागो। करंट के नाम पे टीचर देखो तो ऐसे भागो जैसे एलियन को देख के भागता लोग, क्योंकि करंट के नाम का कोई चीज यूपीएससी में है ही नहीं। करंट क्या है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री पार्ट है, अप्लाइड पार्ट है। तो आपको करंट को ट्रेडिशनल पार्ट के अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। अब जितना भी आप बताओ यही करंट ही तो था, ये करंट है, इतने करंट है, लाइन ही तो करंट है। ये कब आपके सामने आया, जब ऐसे कोई घटना हुई। अगर ऐसी घटना ना हुई होती तो ये करंट में बनता ही नहीं। तो अध्यादेश अगर करंट का मुद्दा बना है तो इसलिए क्योंकि अध्यादेश का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है समाज में। तो ये हुआ तो अध्यादेश आ गया। अब अध्यादेश आ गया तो अब अध्यादेश क्या करंट का मुद्दा है, नहीं, अध्यादेश ट्रेडिशनल पोर्शन है। अब आप अध्यादेश को जाके पढ़ जाइए। तो अगर आप अध्यादेश अच्छे से पढ़ ले गए, ऑर्डिनेंस अच्छे से पढ़ ले गए, तो अब यही देखना होगा कि जो ऑर्डिनेंस का ट्रेडिशनल पोर्शन है उस ट्रेडिशनल पोर्शन को लेकर के जो ये एंगल समाज में अभी निकल के आया है, इसको लेकर के कोई जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अगर कुछ नया है तो वही एक ऑप्शन आपके सामने नया आ जाएगा, वरना क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो सवाल समझ में आ रहा है ना कि करंट कैसे पढ़ना है। करंट के नाम पे आपको इंतजार मैगजीन का नहीं करना है, आपको इंतजार इस बात का नहीं करना कोई आएगा करंट आपको पढ़ाएगा। करंट क्या है, खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जिस दिन आप ये बहुत जितनी जल्दी और आसानी से आप समझ जाएंगे कि करंट कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं, करंट कोई अलग से बात नहीं, करंट एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का, उसी तरीके से जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है।
जब आप इसको करंट को भी एज ए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तभी आप जाकर के यूपीएससी का मेंस लिख के आएंगे और प्री के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी पूरी तरीके से अब मेंस में इसी पोर्शन पे काम करती है, अप्लाइड पोर्शन पे, और प्री में भी 70% किस पे काम करती है, अप्लाइड पोर्शन पे। तो अप्लाइड पोर्शन किसका, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।